कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम नाभिक अध्याय 13। इसमें 3 और 4 अंकों के प्रश्नों की आज हम चर्चा करते हैं। 1 अंक और 2 अंक के वीडियो पहले से बन चुके हैं, उनको अच्छे से देखिएगा। वही प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए। तो चलिए अंतर देखते हैं। वैसे विखंडन से अर्थ निकाल सकते हैं, किसी चीज़ का टूटना होता है, और संलयन का मतलब है तो किसी चीज़ का मिलना। तो इसमें जो नाभिकीय विखंडन है उसमें क्या होता है, इसमें भारी नाभिक टूट करके हल्के नाभिक में विभाजित होता है, तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इसमें हल्के नाभिक मिल करके भारी नाभिक बनाते हैं, तो इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम ताप पर होती है, तो यह कम ताप पर संपन्न हो जाती है और इसके लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। इसमें नाभिकीय कचरा उत्पन्न होता है। नाभिकीय कचरा का मतलब है इसमें कुछ कण और विकिरण निकलते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, और इसमें नाभिकीय कचरा उत्पन्न नहीं होता है। इस तरह से है। इसके लिए कच्चा पदार्थ अल्प मात्रा में मौजूद होता है। फिर से देख लीजिए, ये जो नाभिकीय विखंडन है इसके लिए कच्चा पदार्थ अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है। प्रकृति में इसकी मात्रा बहुत ही कम है और इसकी मात्रा भरपूर मात्रा है। नाभिकीय संलयन के लिए जो भी कच्चा पदार्थ जैसे हाइड्रोजन वगैरह लगता है तो जल के साथ घुला रहता है, तो हाइड्रोजन यहाँ प्रचुर मात्रा में है। लेकिन जैसे यूरेनियम है, रेडियोएक्टिव जो पदार्थ होते हैं वो ही नाभिकीय विखंडन में उपयोग किए जाते हैं, तो इनकी मात्रा बहुत कम होती है। एकांक द्रव्यमान से उत्पन्न ऊर्जा कम होती है नाभिकीय विखंडन में, और एकांक द्रव्यमान से उत्पन्न ऊर्जा अधिक होती है। इसका मतलब यह है कि यदि 1 ग्राम पदार्थ का नाभिकीय विखंडन किया जाए और 1 ग्राम नाभिकीय पदार्थ का नाभिकीय संलयन किया जाए तो इसमें जो ऊर्जा होगी अधिक उत्पन्न होगी, इसमें कम होगी। इसके उदाहरण देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन पर आधारित परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर कार्य करते हैं, जबकि हाइड्रोजन बम और तारों में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह नाभिकीय संलयन से होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको अंतर लिखना है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तारों में ऊर्जा का स्रोत। तो ये कभी कभी 1 नंबर में अलग से भी पूछ देता है कि तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो ये क्या होता है, नाभिकीय संलयन। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसा आए ये इसी के हिसाब से हमको लिख देना है। यदि कम नंबर का आएगा तो कुछ कम पॉइंट लिख देंगे। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन में पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी से क्या आशय है। रेडियो एक्टिव क्षय के प्रकार लिखिए। अब यदि 4 नंबर में आएगा तो क्षय के प्रकारों का वर्णन करना पड़ेगा। 2 नंबर में आया तो केवल हमको प्रकार लिख देना है। तो चलिए रेडियोधर्मिता को समझते हैं, रेडियो एक्टिविटी है क्या। तो A.H. बेकुरल ने 1896 में रेडियोधर्मिता की खोज की। तो यदि आप इस लाइन को लिखना चाहें तो ठीक है, यदि आपको याद रहे तो लिख दीजिएगा, नहीं ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से अब हम परिभाषा करते हैं। यहाँ से अस्थिर नाभिक कुछ विकिरणों और कुछ कणों का उत्सर्जन करता है, जिसे रेडियोधर्मिता कहते हैं। तो यहाँ अस्थिर नाभिक भी बोल सकते हैं या फिर रेडियो एक्टिव पदार्थ भी बोल सकते हैं। तो कुछ विकिरणों और कणों का उत्सर्जन करता है, इसे ही क्या कहते हैं, रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी। अब इसके प्रकार हम देख लेते हैं। तो चलिए पहला प्रकार जो है इसका ये है अल्फा क्षय। तो ये अल्फा क्षय, अल्फा कण का क्षय भी लिख सकते हैं, अल्फा कण का क्षय। तो इसमें क्या होता है, जब अस्थायी नाभिक हीलियम नाभिक के तुल्य कण निकालता है, मतलब उसके नाभिक से हीलियम नाभिक निकलता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अल्फा क्षय कहते हैं। और जब ये निकलता है तो जो अस्थायी नाभिक है
उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। आप इसको लिखना चाहें सूत्र तो लिख भी सकते हैं और ज़रूरी भी नहीं इसको लिखना। तो यहाँ पर समझते हैं, जैसे ऊपर ए लिखा है तो जो ए है वो परमाणु भार है, तो परमाणु भार में ये 4 की क्या हो जाएगी, कमी, और ये परमाणु क्रमांक में कितने की कमी हो जाएगी, 2, और इससे निकला क्या है, अल्फा कण। अल्फा कण को इस तरह से लिखते हैं, हीलियम लिख करके इसका 2 और 4 लिख देते हैं, और क्यू का मतलब ये है इसकी ऊर्जा है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बीटा क्षय में। तो बीटा क्षय समझते हैं, ये बीटा कण का क्षय भी लिख सकते हैं, बीटा क्षय भी लिख सकते हैं। तो जब अस्थायी नाभिक से तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के तुल्य कण निकलता है तो इसे हम क्या कहते हैं, बीटा क्षय। और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। बीटा को इस तरह से लिखा जाता है, ये लिखा हुआ है ये, तो इसके परमाणु क्रमांक में 1 की क्या होती है, वृद्धि। और इसी तरह से यदि ऐसा इलेक्ट्रॉन निकले जो पॉजिट्रॉन के तुल्य होता है, ये प्लस ये है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, परमाणु संख्या में 1 की कमी हो जाती है। तो इस तरह बीटा क्षय 2 प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक वाला भी है और एक धनात्मक वाला भी है। ऋणात्मक वाले में जो होता है परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, और धनात्मक माने पॉजिट्रॉन जब निकलता है तो उसमें 1 परमाणु क्रमांक में 1 की कमी होती है। किंतु द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोनों को निकलने में। चलिए यहाँ पर अब एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि ये एग्जाम्पल चाहें तो आप लिखें, नहीं ज़रूरी नहीं है, ये ऊपर से भी लिख सकते हैं और इतना भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका लिख दिए, यहाँ से यहाँ तक लिख दें, और व्याख्या करना है तब आप आगे लिख सकते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। जैसे ए है तो ये इधर भी ए ही लिखें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये परमाणु क्रमांक है तो परमाणु क्रमांक में 1 की क्या हो गई, वृद्धि, Z+1 हो गया। और ये कहाँ पर निकला, ये बीटा माइनस, ये वाला निकला, ये बीटा का संकेत है। और इसको पढ़ते हैं एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि नाभिक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता नहीं है, वही न्यूट्रॉन के बदलने से ही ये जो है बीटा कण निकलता है, इसलिए यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो। और ये क्यू का मतलब ऊर्जा होती है। तो ये ऊर्जा को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। इसके बाद दूसरा प्रकार है बीटा क्षय का। तो यहाँ पर भी ए में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जेड में 1 की कमी हो गई, ये -1 लिखा है। कब निकलता है, जब ये बीटा प्लस निकलता है, माने पॉजिट्रॉन निकलता है, तब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, न्यूट्रिनो लिखते हैं, न्यूट्रिनो। और ये वाला ऊपर था एंटी न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनो लिखने का कारण सिर्फ इतना है कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन में बदल जाते हैं। तो आप चाहें तो ये +Q लिखें तो ठीक है, और न लिखें तो ठीक है, इस सूत्र को लिखें तो ठीक है, नहीं भाषा में ही आप ये सारी चीज़ बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं गामा क्षय की। तो जब अस्थायी नाभिक से उच्च ऊर्जा का विकिरण निकलता है तो अस्थायी नाभिक के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो अस्थायी नाभिक है, या हम इसको उत्तेजित नाभिक भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये नॉर्मल बदल जाता है, तो इसके परमाणु क्रमांक में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके परमाणु क्रमांक में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसमें ऊर्जा का निकलना होता है, केवल इसकी ऊर्जा में कमी होती है, ऊर्जा यहाँ से निकल जाती है। तो इस तरह से यहाँ 3 प्रकार के क्षय होते हैं। एक है अल्फा क्षय, दूसरा है बीटा क्षय, तीसरा है गामा क्षय। जब हीलियम नाभिक के तुल्य कण निकले तो अल्फा क्षय, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन निकले तो ये बीटा क्षय, और जब उच्च ऊर्जा का विकिरण निकले तो गामा क्षय होता है। इस तरह से अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न में। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव नाभिक से अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय की तुलना करिए। तो चलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको तीनों क्षय की क्या करना है, तुलना करना है। तो इसको सिंपल इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, छोटा अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय की तुलना करिए। तो यहाँ पर हम ये 4 कॉलम बना लिए हैं, गुण लिख लिए, अल्फा क्षय लिख लिए, बीटा क्षय लिख लिए, गामा क्षय लिख लिए। अब इसमें देखते हैं इसकी पहचान, हम कैसे पहचानेंगे अल्फा क्षय है। यदि हीलियम के तुल्य नाभिक है तो अल्फा क्षय हो गया। इसमें क्या होता है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें क्या होता है, उच्च ऊर्जा के विकिरण होते हैं।
तो इस तरह से हम अल्फ़ा बीटा गामा की पहचान करते हैं। फिर हम बात करें आवेश की, तो हीलियम में तो +2 आवेश पाए जाते हैं, तो अल्फ़ा 6 का भी आवेश कितना हो गया +2, बीटा 6 का आवेश कितना हो गया -1, और इसमें कोई आवेश नहीं होता गामा 6 में। इसके बाद इसकी वेधन क्षमता, वेधन क्षमता का मतलब होता है पार करने की क्षमता। जैसे कोई मोटी सीट है, उस मोटी सीट को यदि कोई किरण पार कर लेती है, तो यदि ज़्यादा मोटी सीट को पार करेगी तो वेधन क्षमता ज़्यादा होगी, कम होगी तो कम। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अल्फ़ा 6 की वेधन क्षमता कम होती है, इसकी वेधन क्षमता अधिक होती है और इसको बहुत अधिक होती है, माने ये लोहे के 1 मीटर चादर को भी पार करके चली जाती है। फिर यहाँ प्रतिदीप्त का बात करते हैं, तो प्रतिदीप्त का मतलब ये होता है कि जिस पर पड़ती हैं वो सतह चमकने लगती है। तो अल्फ़ा 6 का प्रतिदीप्त अधिक होता है, बीटा 6 से कम होता है और गामा 6 से बहुत कम होता है। इसके बाद आयनीकरण क्षमता समझते हैं कि ये जिस पर पड़ती हैं उस पर आयन उत्पन्न कर देती हैं। चूँकि इसमें आयन का मान ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर इसकी आयनन क्षमता अधिक है, यहाँ पर आयन का मान थोड़ा सा कम है तो इसकी आयनन क्षमता कम है और इसकी क्या होती है, बहुत कम होती है। फिर फोटोग्राफिक प्लेट का प्रभाव, इसमें फोटोग्राफिक प्लेट के कम प्रभावित करता है या अधिक प्रभावित करता है, ये बहुत अधिक प्रभावित करता है। फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब होता है जो एक्सरे की फिल्म होती है सिल्वर क्लोराइड की बनी हुई, उसके प्रभाव को यहाँ बताया गया है। इसके बाद इनकी चाल, जब ये निकलती है तो इनकी चाल कैसी होती है, इसकी चाल कम होती है अल्फ़ा की, इसकी अधिक होती है और इसकी बहुत अधिक होती है या प्रकाश के तुल्य होती है। इसके बाद विद्युत और चुंबकीय प्रभाव, तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय प्रभाव से विचलित हो जाते हैं क्योंकि आवेशित होते हैं। इसी तरह से ये भी विचलित होगा, ये भी आवेशित होता है और इसमें कोई आवेश नहीं होता इसलिए इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हम द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान होता है और इसका द्रव्यमान 0 होता है। ऊर्जा की बात करें तो इसमें ऊर्जा का मान अधिक होता है 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें ऊर्जा का मान कम होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसमें बहुत कम होता है 0.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हम मार्ग, जब ये निकलते हैं तो इनका मार्ग कैसा रहता है, तो इसका मार्ग सीधा रहता है, इसका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा रहता है और इसका मार्ग भी सीधा रहता है। इस तरह से हमको ये अंतर ध्यान देना है और यदि 3 नंबर में आता है तो कोई 3 पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं या 4 पॉइंट लिख सकते हैं, पूरे याद हों तो पूरे लिख सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में पहुँचते हैं चौथे प्रश्न में। तो चलिए चौथे प्रश्न में कैसा प्रश्न है, रेडियोधर्मी क्षय का नियम लिखिए तथा n बराबर n0 e माइनस लेमडा टी सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए कभी कभी इसमें नियम लिख करके सूत्र स्थापित कीजिए, ये सूत्र नहीं भी देता है तब आपको निकालना है उसी तरह से। तो सीधे सीधे रेडियोधर्मी क्षय का नियम समझते हैं। किसी नमूने में नाभिकों की क्षय की दर उस नमूने में कुल नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। अब इसको हम याद कैसे करें, तो इसको याद करने का ये तरीका है, ये सूत्र है। तो dn का मतलब है किसी नमूने में उपस्थित कुल नाभिकों की संख्या, ये किसी नमूने में नाभिकों की संख्या, और dt का मतलब 6, ये dt का मतलब दर हो गया और माइनस का मतलब हो गया 6। तो देखिए किसी नमूने में नाभिकों की क्षय की दर, माइनस को 6 बोलेंगे, 6 माने किसी चीज़ का घटना, तो किसी नमूने में नाभिकों की, फिर ये क्षय की दर उसमें उपस्थित कुल नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। तो चाहे शब्द से सूत्र बना लीजिए या सूत्र से शब्द बना लीजिए, इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं। अब हम आगे के स्टेप को देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो dn/dt, ये समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नीतांक आ गया लेमडा। तो यहाँ बताना है कि लेमडा क्या है, एक क्षय नीतांक है। आगे के स्टेप में देखते हैं तो हम क्या किए हैं, n का पक्षांतर इधर कर दिए तो dn/n हो गया और dt का पक्षांतर इधर कर दिए हैं तो लेमडा dt हो गया, साथ में माइनस का भी पक्षांतर कर दिए हैं। तो इस तरह से हमको एक समीकरण मिल गया है। अब हमको क्या करना है, इसका समाकलन निकालना है। तो समाकलन निकालने के लिए समाकलन का एक चिन्ह लगा दिए हैं और यहाँ पर इसमें n0 माने प्रारंभिक
नाभिकों की संख्या थी नमूने में उपस्थित प्रारंभिक नाभिकों की संख्या, और ये फिर बची कितनी अपघटन के बाद। तो इस तरह से हमको n0 n यहाँ पर लिमिट लिख दिए हैं, शुरुआत की लिमिट और बाद की लिमिट, और dn/d है ही ये, और माइनस लेमडा, और यहाँ भी समाकलन लगाए हैं, ये तो dt का समाकलन होगा क्योंकि लेमडा तो नियतांक है, इसका समाकलन होगा नहीं। तो इसका जो लिमिट है वो 0 से कहाँ तक है, t तक। तो इस तरह से यहाँ पर आपको समाकलन लगाना है। समाकलन लगाने के बाद आगे का स्टेप समझिएगा। यहाँ पर ये देखिए, जब ये इसका समाकलन होगा dn/dt का, तो ये log n आ जाएगा। इसको नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, ln का मतलब नेचुरल लॉग, तो ln n आ गया। और ये जो बाहर की लिमिट है ये इस इधर ऊपर नीचे लिखना है। इसके बाद यहाँ माइनस लेमडा, dt का जो समाकलन होता है वो t, और इसकी लिमिट रख देते हैं 0 से t। तो ये समझ लीजिएगा कि यदि समाकलन 1/x हो हमारे पास और ये dx हो, तो इसका मान क्या हो जाता है, log x, ये log x। तो इसी तरह से यहाँ पर dn/n का जो समाकलन है वो भी क्या हो जाएगा, log x। तो चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि इस dn को आप यहाँ लिखना चाहें अलग से, तो ये dn को यहाँ अलग लिख दीजिए और इसकी जगह हम लिख दिए 1। तो 1/n का जो इंटीग्रेशन होगा वो ln n होगा, और ये जो लिमिट रखी जाती है बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद इधर दोनों तरफ नीचे लिख देते हैं। नीचे वाली लिमिट नीचे रखेंगे, ऊपर वाली लिमिट ऊपर लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर dt का समाकलन करेंगे तो t आएगा, और यहाँ 0 से t होगा। थोड़ा यहाँ बायो वाले समझेंगे क्योंकि उनको समाकलन समझ में नहीं आएगा, तो एक स्टेप यहाँ आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ इसके स्टेप की। तो आगे के स्टेप ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पर ये जो ln लिखा था, तो ये एक बार इसकी जगह पर n लिख देना होता है। ये तो ln n लिख दिया, ln का मतलब नेचुरल लॉग समझना है। फिर बीच में माइनस का चिन्ह होता है, इसके बाद फिर उस n की जगह ये लिख देते हैं, तो ln n0 हो गया। तो इस तरह से लिमिट रखते हैं। तो एक बार इस n की जगह ऊपर वाला n अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगा के इस n की जगह क्या लिख देंगे, लोअर लिमिट, बाकी जो लिखा होगा लिख देंगे। इसी तरह से माइनस लेमडा है, यहाँ भी लिमिट रखना है, तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे और बाद में हम यहाँ पर लोअर लिमिट रख दिए। अब इतना लिखने के बाद यहाँ देखिएगा ln है और माइनस ln है, n0 है। तो यदि आप इसको माइनस को हटाना चाहते हैं तो इसको बटे में लिख सकते हैं। ये लॉग का सूत्र होता है, यदि आपके पास log m माइनस log n है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, log m/n। ये बटे का सूत्र होता है इस तरह से। तो हमारे पास भी ये अलग अलग है, तो ये माइनस में है तो हम इसको बटे में लिख दिए, इस तरह से हो गया। अब आगे का समझना है, आगे का स्टेप। यदि आप ये नेचुरल लॉग को यहाँ से हटा रहे हैं, तो जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पास से ये हट करके यहाँ ई आ जाएगा। नेचुरल लॉग का आधार ई होता है, तो ई आ जाएगा और ये जो संख्या लिखी है उसके घात में चली जाएगी। तो ये हो जाएगा n/n0 e माइनस लेमडा टी। n0 को n0 पढ़ते हैं, तो इस तरह से हमको लिखना है। ये लॉग का सूत्र ही होता है। अब आगे के स्टेप में कुछ नहीं है, इस n0 का यहाँ तिर्यक गुणा कर दें हैं, तो n बराबर n0 e माइनस ई की घात माइनस लेमडा टी। इस तरह से यहाँ पर ये विघटन का सूत्र हो जाएगा, क्षय की दर का सूत्र हो गया, रेडियो एक्टिव विघटन का सूत्र हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 5वां क्वेश्चन है उसको समझते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। रेडियो एक्टिव नाभिक के अर्ध आयु से क्या आशय है, इसका सूत्र स्थापित करिए। तो अर्ध आयु हाफ लाइफ क्या कहलाती है, एक रेडियोधर्मी नाभिक अपने प्रारंभिक नमूने के आधे होने में लगा समय अर्धायु काल कहलाता है। एक रेडियोधर्मी नाभिक का अपने प्रारंभिक नमूने के आधा होने में लगा समय अर्धायु काल कहलाता है। तो सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि मान लीजिए एक रेडियोधर्मी नमूना था, उसका 1 ग्राम था प्रारंभ में नमूना, तो उसका आधा ग्राम होने में जितना समय लगेगा वह अर्धायु काल कहलाएगा। तो इसी तरह से यहाँ से परिभाषा देना है कि एक रेडियोधर्मी नाभिक
अपने प्रारंभिक नमूने के आधे होने में जितना समय लगाता है उसे अर्धायुकाल कहते हैं। अपने हिसाब से आप परिभाषा अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब ये जो रेडियोधर्मी क्षय के नियम से है, इसका सूत्र भी निकालते हैं। तो जो हमारे पास ये सूत्र आया था ये वाला रेडियोधर्मी के नियम से, इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। ये सूत्र लिख लिए हैं, ये तो ऊपर से लिख दिए हैं रेडियोधर्मी क्षय के नियम से। अब यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, n0/2, क्योंकि परिभाषा कहती है कि प्रारंभिक नाभिकों की संख्या आधी हो जाती है, तो n0/2 हो गया। और यहाँ पर जो t है वो t को हम लिख देंगे t हाफ का मतलब अर्धायुकाल। अब इस सूत्र में हम रखते हैं, तो देखिए हमारे पास ये था n, और n का मान कितना है, n0/2, तो उसी के स्थान पर n0 क्या रख दिए, 2। फिर ये देख लिए आगे हमारे पास, आगे देख लेते हैं। ये n0 है, n0 उतार दिए, e लिखा है, e लिख दिए, माइनस लेमडा लिखा है, माइनस लेमडा लिख दिए। बस यहाँ t लिखा था तो t का मान क्या है, ये t हाफ है, तो यहाँ t हाफ रख दिए। इस तरह से हमको यहाँ पर करना है। अब आगे के स्टेप में देखिएगा क्या हो गया, यहाँ से n0 और n0 कट जाएगा। काटने के बाद यहाँ क्या बचा, बटे में 2 बचा, इधर ये बचा। तो इस स्टेप में हम क्या किए हैं, इस 2 को ऊपर लिख दिए हैं। ये देखिए 2 ऊपर आ गया। जैसे ऊपर लिखेंगे तो ये माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इसको भी उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर यदि x की घात इस तरह से -1 है, यदि हम इसको ऊपर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 1 प्लस में 1 लिखते नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर उल्टा करने पर 2 को ऊपर लिखेंगे तो इसकी घात को क्या कर देना है, माइनस की जगह प्लस कर देना है। अब दोनों पक्षों में हम लॉग लगा दिए हैं, तो देखिए ये लॉग ये लिख दिया और साथ में 2 लगा दिया। अब यहाँ पर लॉग लगाएंगे तो ये कैसे आया, इसको समझना। तो यहाँ पर ये होता है, यदि मेरे पास a की घात 5 है और इसमें मुझे लॉग लगाना है, तो पहले 5 घात सामने आ जाती है और फिर इसमें लॉग क्या लिख दूंगा, a लिख दूंगा। बस यही सूत्र यहाँ लगाना है कि जब लॉग लगाएंगे तो ये जो घात में है वो कहाँ आ गया, सामने, और लॉग ई इस तरह से हो जाएगा। ये आधार है, उसमें ई लिखा था इसलिए ये वाला ई आ गया ऊपर। अब हम देखते हैं यहाँ कि ये किस तरह से आ गया है। तो देखिए यहाँ पर यदि मुझे टी हाफ निकालना है, ये निकालना है, तो लॉग ई और बटे में क्या आ जाएगा, लेमडा, इस तरह से लिख देंगे। अब ये जो लॉग E2 का जो मान होता है 0.693 होता है, तो वो लिख देंगे और ये लेमडा हो गया। इस तरह से अर्धायुकाल होता है, और अर्धायुकाल जो होता है वो नाभिकों के नमूनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से हमको ये पूरे प्रश्न करना है, 3 अंक 4 अंक के प्रश्नों को, और इन्हीं में से तैयारी कर लेना है, यही अक्सर आते रहते हैं। थैंक यू।